मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एज ए सीईओ अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी में कार्यरत हूं और इसके फाउंडर जो है हमारे मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं और मैं आपको करंट अफेयर की क्लास और पॉलिटी की क्लास दूंगा। ये जो एक्चुअली अवधूत नगरी एकेडमी है, यहाँ पर हमारी क्लासेस को आप यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन और डिबेट क्लासेस भी अरेंज की जाती है। और बाकी आप लोगों को जैसा कि पता है सभी को, किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो कभी भी किसी भी टाइम जो दिए हुए नंबर है इन पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समय ना गवाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो हिंदूज की कुछ एडिटोरियल और कुछ आर्टिकल्स है और प्लस कुछ डेली करंट अफेयर रिलेटेड कुछ न्यूज है जो कि आपके पीआईबी से हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो या फिर आपके लाइव मिंट, मतलब जहां से भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिले उस चीज को यहाँ पर कवर किया गया है। सभी को पता है 29 अक्टूबर है 2020 और डे है हमारा थर्सडे। तो आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं। द हिंदू का जो फर्स्ट पेज आता है, देखिए आप लोगों को पता है सभी को द हिंदू क्यों जरूरी है, करंट अफेयर क्यों जरूरी है। किसी भी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट में चीजें क्या चल रही है और क्या नहीं। बिकॉज मोस्टली आपको पता है करंट अफेयर से कितना सिलेबस जो है आपके यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस में कितने परसेंटेज कवर होते हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीजें, उन्हीं चीजों को देखते हुए द हिंदू के एडिटोरियल प्लस आर्टिकल को कवर किया जाता है। और जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है पेज नंबर 1, उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है हमारा। जो आर्टिकल है वो लिखा है कि 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक बुक्स। देखिए टाइटल से ही पता लग जा रहा है कि यहाँ पर इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों मीडियम के लिए मैं चीजें बता रहा हूं ताकि दोनों लोग आप लोग इजिली कवर कर सके। 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक बुक्स का मीन्स हुआ कि जो 20% रूरल स्टूडेंट्स हैं उनके पास किताबों की कमी है। कैसे हैं ये? एक आर्टिकल एक रिसर्चर के द्वारा, एक सर्वे के द्वारा ये पता लगा है। उस सर्वे में क्या रिपोर्ट आई है? सर्वे में रिपोर्ट ये है कि जो 5.3% है रूरल चिल्ड्रन जो है, जो लगभग 6 से 10 साल के हैं, 6 to 10 ईयर्स ओल्ड हैं, वो अब तक एनरोल्ड ही नहीं हुए हैं स्कूल में इस साल में, ड्यू टू द कोविड 19 के कारण दे आर नॉट एनरोल्ड इन एनी स्कूल। तो इस प्रकार देखा गया, जो कि पिछले 2018 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 1.8% भी कम था। और 20% रूरल चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास एनरोल तो हो गए हैं बट उनके पास कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है। सितंबर तक जो कि होम डिलीवरी करनी थी बुक्स की, ठीक है, लेकिन अब तक उनके पास कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है उनकी स्टडी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। और 70% रूरल चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं है, वो कर नहीं पा, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते लर्निंग एक्टिविटी। और सिर्फ उनमें से, उन 70% में से केवल 11% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर पा रहे हैं। और आफ्टर दैट 36% से भी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लर्निंग मटेरियल तो रिसीव कर लिया, एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, बट उनके पास फिर भी वो चीजें नहीं, मतलब यानी कि वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है जो एक लाइव क्लास, मतलब यानी कि फिजिकल लाइव क्लास में जो चीज पॉसिबल थी, जो एक्टिविटीज करनी थी, वो सारी चीजें, पूरा इंटरेक्शन जो है वो नहीं कर पा रहे। अब जो इंटरेक्शन हो रहा है वो वाया व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हो रहा है। तो इस कंसेप्ट में, इस आर्टिकल में यही चीज इतनी बताई गई है कि जो आपके मतलब रूरल गांव के, रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स है, कि डेट 20% स्टूडेंट ऑफ द रूरल एरिया डज नॉट एनरोल्ड इन एनी स्कूल, ठीक है, और डज नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड डज नॉट गेट, कह सकते हो आप एक्टिविटीज भी आप कह सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, कि उन्हें एक्टिविटीज भी, मतलब यानी कि वो सब चीजें नहीं कर पा रहे, देयर डज नॉट प्रैक्टिस फॉर द एक्टिविटीज, ठीक। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर, ये आर्टिकल जो है हमारा इतना ही बताता है। इस आर्टिकल्स में जो पढ़ने के लिए आपके लिए चीजें है वो इतनी ही थी। तो क्या ये चीज, ये आर्टिकल सबको कवर हो गया? ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया? अशफाक जी समझ में आ गया आपको? जी सर, आ गया समझ। ग्रेट। शिवम जी आपको? यस सर। ठीक है। और तनिष्का जी आपको समझ में आया ये? यस सर। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है इसमें से, इस आर्टिकल से अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं।
ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कवर करवाऊंगा जो आपके लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। पेज नंबर 5 पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है हमारा, उसमें है, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, उसमें एक टाइटल है, उस टाइटल में से हमें छांटना होता है, फाउंड अप करना होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, हिंदू को कभी भी एनालिसिस करते टाइम आपको ये देखना है कि वो चीज आपके लायक है या नहीं, मीन्स आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है या नहीं। यहां पर देखिए, एक न्यूज दे रखी है, सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है उसी से रिलेटेड एक एफआईआर है, तो उसके बारे में डिटेल है। ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सीबीआई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सीबीआई, और सीबीआई मींस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में ऐसे ही आपको मतलब यानी कि चीजों को फाउंड अप करके उसे कोरिलेट करना है। ये आपको यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस सिखाती है, तभी आप अपने यूपीएससी और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने बताया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीबीआई। तो सीबीआई क्या है? सीबीआई सबसे पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इट इज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि जांच पड़ताल करती है, ठीक है। और ये हमारे भारत की एजेंसी है, और इसके जो मतलब इन्हें बात की जाए, ये डायरेक्टर के द्वारा हेड की जाती है, और जो इसके डायरेक्टर होते हैं वो कौन है? आईपीएस ऑफिसर। और इस वक्त करंट में जो है ऋषि कुमार शुक्ला जी है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और फाउंडर इसके हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और फाउंड हुई थी ये 1 अप्रैल 1963 को। तो ये चीज हमने यहां से क्लियर कर लिया कि सीबीआई क्या है और कैसे फाउंड हुई थी या कब फाउंड हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके डायरेक्टर कौन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10 पर हमारे लिए एक आर्टिकल आया है इंपॉर्टेंट, वो है इसरो टू लॉन्च सैटेलाइट EOS-01 ऑन नवंबर 7। कि इसरो ने 7 नवंबर को एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, मतलब सॉरी करेगी। वो सैटेलाइट क्या है? देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया वुड लॉन्च इट्स लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मतलब एक ऐसी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी की है, मतलब यानी कि उसका नाम है EOS-01। याद रखें, इस सैटेलाइट का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, शॉर्ट फॉर्म में देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, ठीक है। और इसके लिए ये जो यहां से जो लॉन्चिंग होगी वो कहां से, ये इसके बारे में रिपोर्ट जो दी गई है वो बुधवार को, वेडनेसडे को रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। और कहां से ये? आंध्र प्रदेश से 7 नवंबर को, आंध्र प्रदेश से 7 नवंबर को। और ये इसरो ने रिपोर्ट दी है, ये इसरो ने बताया है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो इसरो है 7 नवंबर को एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को क्या करेगा, वो लॉन्च करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और वो सैटेलाइट जो है नवंबर में लॉन्च होगी, 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश में। इस चीज को याद रखें, उनके स्पेस पोर्ट से, आंध्र प्रदेश के स्पेस पोर्ट जो कि श्रीहरिकोटा है, वहां से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसमें यह बताया गया जो लॉन्च होनी थी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉन्च इसरो के द्वारा। ये कोविड-19 के बाद जब कोविड-19 आया तो इसरो के द्वारा जो ये लॉन्च हो रही है, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, जो कि अब फोर्स में आया। मार्च में लॉन्च होना था, जो कि अब कब होगा? नवंबर के अंदर लॉन्च होगा ड्यू टू द कोविड-19। इसरो के जो चेयरमैन है हमारे के सिवन जी, उन्होंने ये कहा कि जून के अंदर लगभग 10 स्पेस मिशन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्च, 10 मिशन को प्रिपेयर किया गया है लॉन्च करने के लिए, बट ये सारे जो है डिस्टर्ब हो गए ड्यू टू द लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण ये सारी जो चीजें थी जिनकी प्रिपरेशन चल रही थी वो सब यहाँ पर डिस्टर्बेंस उनमें हो चुकी है, वो लॉन्च नहीं किए जा चुके। तो हमने यहाँ पर जाना है, एक तो सीबीआई क्या है, एक हमारा ये कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने की बात चल रही है, और इसी में एक चीज आ गया हमारा इसरो। तो इसरो क्या है, अब ये चीज भी देखेंगे, डेट व्हाट इज द इसरो। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है इसकी, एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। इट इज ए नेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है हमारा बेंगलुरु में पड़ता है। हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में पड़ता है, ठीक है। और ये क्या ऑपरेट करता है? स्पेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन सबको ये ऑपरेट करता है, ठीक है। और इसकी जो प्रोसीडिंग एजेंसी है INCOSPAR है। हेडक्वार्टर जैसे मैंने आपको बताया बेंगलुरु, और फाउंडर इसके विक्रम साराभाई जी है, और फाउंडेड हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इसके जो डायरेक्टर है हमारे कैलाश वादियाव सिवान जी है, ठीक है। ये यहां पर हमने देख लिया कि इसरो क्या है,
कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है और उसके फाउंडेशन कब हुआ, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो ये टॉपिक क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है ये टॉपिक? शिवम जी क्लियर है? यस सर। अशफाक जी आपका क्लियर है ये टॉपिक? जी सर। और तनिष्का जी आपका? यस सर। वर्षा आपका भी क्लियर है ना? हाँ। तो हमने कुछ चीजें कवर कर ली यहाँ पर। सीबीआई क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात की जा रही है और उसका नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद पेज नंबर 10 पर एक न्यूज है। वो न्यूज क्या है, एनआईए से रिलेटेड है। तो हमारे लिए वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया हमें उसमें से छांटना एक चीज हमारे लिए जरूरी कौन सी है। हमारे लिए जरूरी है एनआईए। ये एनआईए क्या है? देखिए ये न्यूज आपसे यूपीएससी पेपर में नहीं पूछेगा, सॉरी इंटरव्यू टाइम में आपसे नहीं पूछेगा या पेपर में नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा एनआईए के बारे में, और उसे किस चीज से कोरिलेट कर दे उसको कोई अता पता नहीं होता। तो आपको पहले तो ये जानना होगा कि एनआईए जो है वो क्या है। तो एनआईए के बारे में, कि एनआईए जो है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यू कैन से दैट इट इज एन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की है, जो किसके लिए काम करती है, रिगार्डिंग टू द टेररिस्टर टास्क फोर्स। ठीक है, और मैंने बताया कि जैसे कि टेररिस्टर टास्क फोर्स के रिगार्डिंग काम करती है, और मींस कह सकते हैं टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें स्पेशल परमिशन के बिना ही स्टेट्स में ऑपरेट कर सकती हैं। ये इसका काम हो गया एनआईए का। इसके जो एग्जीक्यूटिव है वाईसी मोदी जी, जो कि आईपीएस डायरेक्टर जनरल है, और इसका जो इलेक्टेड ऑफिसर जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो अमित शाह जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। और इसके बाद इसके जो गवर्निंग बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और जो चीफ है इसके योगेश चंद्र मोदी जी है, वाईसी मोदी योगेश चंद्र मोदी जी। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि व्हाट इज एनआईए एंड हाउ, सॉरी वेयर इट्स हेडक्वार्टर एंड व्हेन, या फिर कह सकते हैं हाउ इट्स वर्क, कैसे काम करती है या विच टाइप ऑफ वर्क इट डन। आगे देखिए इसमें लिखा है आपका, अगला जो हमारा टॉपिक है एडिटोरियल आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके पूरे न्यूज़पेपर से, मैंने वो चीजें आपको कवर करके बता दी कि वो क्या है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं जो कि एडिटोरियल, जिसके लिए आप लोग यूट्यूब देखते रहते हैं, ठीक है, या इधर उधर आप लोग सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो उसी एडिटोरियल को अब यहाँ पर बताया गया है। देखिए मैंने आपको जो बताया, जो मैं आपको समझाऊंगा वो इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लेक्चर के बाद आपको इसका पीडीएफ मिलेगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सको, और मैं समझा रहा हूं ताकि आपको वो कंसेप्ट जो आसानी से क्लियर हो जाए, वो चीजें आसानी से आप लोग समझ सको। नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन कई बार होता है क्या, पीडीएफ देखने से वो चीजें समझ में नहीं आती है। तो हमारा जो पहला एडिटोरियल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल जो हमारा है, हेल्पिंग डायस्लेक्सिक चिल्ड्रन ब्लूम। देखिए यहाँ पर डायस्लेक्सिक चिल्ड्रन कौन से होते हैं। अच्छा, आप लोगों में से तारे जमीन पर मूवी किसने देखी है, बताइए मुझे। तारे जमीन पर मूवी किस किसने देखी है? तनिष्का जी देखा है आपने मूवी ये? नो सर। अच्छा, और अशफाक जी आपने? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। शिवम जी आपने सर देखा है? नहीं सर, नहीं से नहीं देख। वर्षा जी आपने? नहीं, मैं नहीं देखती हूँ मूवीज। अरे ये तो मूवी बहुत अच्छी है, आमिर खान की है, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, मतलब यानी कि चीजें सुन रखा है, सॉन्ग्स ज्यादा सुनना है इसके। सुन रखा है। तो हाँ। देखिए उसमें क्या है, मैं आपको एक उसके बारे में थोड़े से बताता हूँ। एक्चुअली उसमें क्या है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए उसके टीचर लिखते हैं हॉस्पिटल, HOSPITAL, ठीक है, हॉस्पिटल लिखा, तो वो बच्चा क्या लिखता, हॉस्पिटल ना लिख के लिखता होपिटल, ऐसे। समझ गए आप लोग? अगर मान लीजिए कई बार होता है कि हम लोग इधर से लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो वो उल्टा लिखता, ठीक है, और मतलब यानी कि चीजों को अगर मान लीजिए 4 बनाना हो तो वो क्या करता, कुछ इस टाइप से बनाता, उल्टा। तो इस टाइप के बच्चों को ना डाइसलेक्सिक चिल्ड्रन कहा जाता है। अब ये डाइसलेक्सिक चिल्ड्रन जो होते हैं,
इनको कैसे ब्लूम किया जाए, इनको हंसने में, खेलने में, या इनकी मदद कैसे की जाए। तो इसी से संबंधित ये हमारा एडिटोरियल है। एडिटोरियल का जो कंसेप्ट है यही बताना चाह रहा है कि दैट हाउ वी कैन हेल्प द डायस्लेक्सिक चिल्ड्रन टू ब्लूम दैम, उन्हें खिलने में, उन्हें हंसने में, उनकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। इस एडिटोरियल में भी एक एग्जाम्पल दिया है एक मुमताज का। मुमताज क्या है, उसे मतलब यानी कि डज नॉट लाइक रीडिंग, उसे पढ़ना पसंद नहीं है। जब 9 साल की थी तो बेसिक स्टोरी मैनेज कर सकती थी, ठीक है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती थी वो टायर्ड हो जाती थी और इरिटेट हो जाती थी। मूवीज और टेलीविजन जो है, जो ड्रामा चलते थे वो उसे फैसिनेट करते थे, आकर्षित करते थे, परंतु जो वेल रिटन स्टोरी होती थी वो उसे पढ़ने में सही से नहीं आती थी, वो उन चीजों को समझ नहीं पाता था। क्यों? अगर वो 4 लिखा है तो वो कुछ इस टाइप से अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा, वो पता नहीं क्या है, और हमें वो 4 बता भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से वो मतलब नहीं कि इस टाइप से उसके साथ सारी चीजें चल रही थी, और स्टोरी टेलिंग की बात हो तो वो भी उसे सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाती थी। इस प्रकार से हुआ क्या, चीजें धीरे धीरे मतलब नहीं कि ये सारी चीजें सामने आई, स्टार्टिंग में, फिर बीच में, और फिर लास्ट में देखा गया ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जंबलिंग कर रही है। किसी का कोई अता पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ लगानी है और कौन सी चीज नहीं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि हॉस्पिटल था तो उन्होंने लिख दिया, ये हमारा देखिए, ये हॉस्पिटल एक्चुअल रियल मीनिंग, और ये इन्होंने हॉस्पिटल लिख दिया, ठीक है। ये जैसे कि स्ट्रेटजी, और ये हमारी है स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटेजी को इन्होंने देखी, ये हमने स्ट्रेटेजी लिखा लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, स्ट्रेटजी। तो इस टाइप से ये मतलब मिस्टेक्स कर रही थी, परंतु वो खुश थी, चिरपी थी, ठीक है। चिरपी मतलब बातूं नहीं होता है, इस टाइप से मतलब वो सारी चीजें, और पार्टी वार्टी में भी जाती थी, उनमें एंजॉय भी करती थी, और सभी उसे प्यार भी करते थे। तो ये उसी टाइप के, बिल्कुल जो तारे जमीन पे मैंने मूवी बताई, बिल्कुल सेम उसी टाइप का एक इंसिडेंट है। तो यहां पर क्या दिक्कत आती है या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रगलिंग टू कीप इट ऑल टुगेदर, इन सब चीजों को एक दूसरे के साथ रखना ही ना सबसे बड़ा संघर्ष का काम है, सबसे बड़ी बात है। तो मुमताज की जो बीमारी थी, मतलब कह सकते हो कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर था, जिसे आप SLD के नाम से भी जान सकते हैं। यू कैन से इट SLD इन द शॉर्ट फॉर्म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसे आप बात की जाए तो डायस्लेक्सिया कह सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, ये क्या करता है, किसी भी बच्चे को पढ़ना और लिखना मुश्किल कर देता है, उसके लिए डिफिकल्ट बना देता है, ठीक है। और ज्यादातर जो डिफिकल्टीज आती है वो मैथ में आती है। बेचारा लिख रहा है नोटबुक में, लेकिन उसे लग रहा है वो अक्षर आसमान में तैर रहे हैं, ठीक है, अक्षर डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, ऐसे उसे फील हो रहा है, ठीक है। तो रीडिंग रिक्वायर्स डिकोडिंग और कन्वर्टिंग सिंबल्स इनटू साउंड। मैंने बताया ना, वो बेचारा रीड कर रहा है लेकिन वो क्या करता है, उसे डिकोड कर देता, कन्वर्ट कर देता सिंबल में और साउंड में, ऐसा लगता है कि अक्षर डांस कर रहे हैं। आप लोग सोचते हो कभी, कोई आपको पढ़ाते हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, सोच रहे हो कि भाई अक्षर ये डांस कर रहे हैं? नहीं होता ना, बिकॉज आपके अंदर ये डिसऑर्डर नहीं है, आप बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। लेकिन इस टाइप का अगर डिसऑर्डर होता है तो आप उसे डायस्लेक्सिया कहेंगे, डायस्लेक्सिया, ठीक। इसे शॉर्ट फॉर्म में आपने, मैंने बताया SLD कहा जाता है, एक टाइप का ये डिसऑर्डर है। तो इसमें मैंने बताया मैक्सिमम ये मैथ सब्जेक्ट के अंदर देखा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो अवेयरनेस होती है बहुत कम होती है, चीजें समझ में नहीं आ पाती, रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पाते, सिमिलरिटीज नहीं पहचान पाते, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है उनके साउंड में। एग्जाम्पल के लिए जैसे रीमिंग के वर्ड होते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं एक जैसा दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन अंतर तो अलग अलग होता है, उनका मीनिंग्स तो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर यही बातें बताई जा रही है कि इन्हें तो सारी चीजें एक जैसी लगती है, कोई डिफरेंस या सिमिलरिटीज का पता ही नहीं होता है, ठीक है। किस सीक्वेंस में लगाना है, कैसे याद करना है, याद करने का वे क्या होगा, चाहे दिनों के नाम हो या कोई सिलेबस हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, या आपकी स्टोरी हो, स्टोरी आपको बताने लग जाएंगे तो बेचारा किसी को पहले मार देंगे और पैदा बाद में करेंगे। तो मतलब ये क्या है, जो सीक्वेंस का नहीं पता लग पा रहा ना, इट इज ड्यू टू द डिसऑर्डर, ठीक है, ये डिसऑर्डर के कारण है। और विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, दिस इज द स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये यहां पर बताया गया है। तो ये जो है मतलब इस कारण, इस सारी चीजों को मैनेज करना ही उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात है। अब देखिए इसके बारे में ही हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और, कि डिफरेंस इन ब्रेन ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, मतलब इनके बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसका रीजन है, इसका रीजन है कि ये जो है लगभग
हमारी फैमिली से आता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ जीनोम्स ऑफ डायस्लेक्सिक पीपल with proficient readers have found changes in many genes that could be associated with dyslexia. यहाँ पर देखिए क्या चीजें बताई गई है कि जो ये सारी चीजें हैं, आपको पता है जीन्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जीन्स में बदलाव के कारण ही कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि जो ये फैमिली से ही मतलब आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, जो बीमारी आ रही है बच्चे को डायरेक्ट ऐसे किसी चीज से नहीं हुआ है, ठीक है। कई बच्चे पैदा होते ही उनमें मतलब ये सारी चीजें होती है, तो ऐसा थोड़ी है। तो वो चीजें बताई जा रही है यहाँ पर कि दीज स्टडीज आर ओपनिंग न्यू विंडोज, कि इसकी पढ़ाई ने, इसके अध्ययन ने हमारे लिए एक नई खिड़की खोल दिया। वो खिड़की क्या है? इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है, कि इस ब्रेन लर्न को कैसे समझा जाए। ये ब्रेन जो है, द ब्रेन इज हाउएवर टू कॉम्प्लेक्स फॉर अस टू बी yet be able to figure out whether these genes have any direct role in reading देखिए क्या बता रहा है कि मतलब है नहीं कि ये जो ब्रेन है ये क्या है, कैसा है, मतलब किसी चीज को फिगर आउट करने में, उसकी पहचान करने में, ठीक है, या फिर कि ये जो जीन है किसी चीज को रीडिंग करने में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उनका डायरेक्ट रोल क्या होता है। इन सारी चीजों को जो काम होता है वो ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, द एरिया नोन एज विजुअल वर्ड फ्रॉम एरिया, इसे हम VWFA के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया VWFA, एंड द फुल फॉर्म ऑफ इज विजुअल वर्ड फ्रॉम एरिया। फुल फॉर्म ऑफ दिस इज विजुअल फॉर्म वर्ड फ्रॉम एरिया, VWFA। ये क्या करता है? ये ही रिकॉग्नाइज करता है रिटन वर्ड की कि लिखा क्या है आपने। अगर इसमें कमी है देन इट मींस दैट यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज द वर्ड यू हैव रिटन ऑन एनीथिंग, कि किसी भी चीज पे आपने जो चीज लिखा है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है। और जो ब्रेन है वो ब्रेन कनेक्टेड जो होता है वो लैंग्वेज रीजन से कनेक्ट होता है, ठीक है। कि बच्चा होता है, एक अभी कुछ दिन 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि बच्चा पैदा होते ही ना उसमें लिखने और पढ़ने की जो शक्ति होती है ना, मतलब किसी चीज को समझना या लिखने की जो कला है वो बचपन से ही होती है, ठीक है, मतलब पैदा होते ही उसमें आ जाती है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर बताई जा रही है कि वो उसी लैंग्वेज रीजन से ये चीजें कनेक्ट होती है, ठीक। और यहाँ पर बताया गया है कि कंपैरिजन ऑफ फंक्शनल एमआरआई, तो होता है क्या है, जैसे कि इन बच्चों का एमआरआई भी किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, और एमआरआई के द्वारा, ठीक है, इस एमआरआई स्कैन के द्वारा उनके ब्रेन की स्किलिंग के बारे में डायलिसिस किया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, ठीक है, वो रीडिंग और लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी उनके डिफरेंस होते हैं वो भी यहाँ पर शो होते हैं एफएमआरआई के द्वारा। जो एमआरआई मतलब एक स्कैनिंग होती है, और वर्षा जी बहुत अच्छे से जानती है, ये बता सकती हैं आपको, और मैं इन्हीं से पूछूंगा। वर्षा जी आप बताइए क्या होता है ये एमआरआई? एफएमआरआई एक फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है जिसके अंदर ब्रेन वेसल्स जो ब्लड फ्लो होता है उसका सारा स्कैनिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग मतलब बॉडी की एवरी हेलो, नर्व डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, वेन्स से रिलेटेड हो जाएंगे, आर्टरीज से रिलेटेड हो जाएंगे। ग्रेट। तो मतलब एक तरह से कहा ये है कि एक स्कैनर है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को स्कैन करता है, और हमारे अंदर जो अगर कोई कमी आई है, किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उस चीज को ये क्या करता है, डायलिसिस करके स्कैनिंग करके हमें बताता है कि हमारी वो कमियां कहाँ है, ठीक है, वो डिसीज क्या है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर इस पूरे पैसेज में यही सारी चीजें बताई गई है, या किस टाइप की क्या दिक्कत है, ये जो दिक्कत होती है ब्रेन के कारण होती है, ठीक है। तो अब मेन आगे यहाँ पर कि इस चीज को कैसे कवर अप किया जाए, इसके लिए जो देखो सबसे पहले मेन चीज है जो हमारे एजुकेटर है, जो शिक्षक है, ठीक है, उन्हें इसके लिए सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आपको एग्जांपल दिया, जो तारे जमीन पर मूवी है उसमें आमिर खान जो है, जो हीरो रहता है, वो क्या करता है उस बच्चे के लिए मतलब एक अलग ही वे में उसे पढ़ाता है, जिस वे में वो सीखना चाहता है उसी वे में उसे सिखाता है, और वो फिर क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। जो कभी हर बार फेल होता था या पढ़ता नहीं था वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो इट मीन्स टू से दैट, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो शिक्षक है, जो एजुकेटर है, उन्हें मतलब यानी कि आगे कदम बढ़ाना होगा इस चीज को इंप्रूव करने के लिए, इनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक। इसी में देखिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जैसे कि आप सब जानते हैं, सुना है आप सभी ने, नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिवम जी सुना है आपने? यस सर। क्या होती है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सर क्या सुना सुना है। है?
सर इसमें 3 वो कंपलसरी कर दिए, 3 मतलब लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। बाकी 5th क्लास तक तो शायद इन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ाना प्रेफर किया है, उसके बाद आप बदल सकते हैं, इतना सुना था सर। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, और भी काफी कुछ है। कनिष्का जी, आपने पढ़ा है कभी इसके बारे में, न्यू एजुकेशनल जो पॉलिसी आई है हमारी, एजुकेशनल पॉलिसी 2020? नो सर, बस इतना पता है आई है। अच्छा, और अशफाक जी आपने? सर पता है कि आई है, पढ़ा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मैं आप लोगों को, आज तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करने लग गया तो इसमें भी 20-25 मिनट हमारे लग जाएंगे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। एक्चुअली एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें कुछ लैंग्वेज को भी बेस बनाया गया है, और मेनली क्या है, टेक्निकल डेवलपमेंट की ओर, प्लस बच्चों को खेल कूद के द्वारा सिखाना, इस चीज की तरफ इसमें सारी चीजें बताई गई। बहुत डीपली मैंने एक बार इस टॉपिक को समझा रखा है अपने बैच में। ठीक है, और बहुत अच्छा ये एक आर्टिकल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होगा अब की बार, और जब इम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली ये चीज, मतलब यानी कि बिल्कुल ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूपीएससी जो है इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन 100% उठाएगा। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जब क्लास करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, मैं आपको दोबारा इसे कभी डीपली समझा दूंगा अच्छे से। तो यहां पर क्या बताया गया, अब यहां पर ये बताया गया, इस आर्टिकल को देखो इसने कहां कोरिलेट कर दिया। इस आर्टिकल को नई एजुकेशनल पॉलिसी से कोरिलेट कर दिया, एनईपी 2020 से कोरिलेट कर दिया। यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर यह बताया गया है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो भी बच्चों के शिक्षा और उनके सार्वभौमिक विकास के बारे में बात करती है। और वो क्या कहती है कि बच्चों को चीजों को पहचानना सीखो, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन। ठीक है, किसके द्वारा? लर्निंग, जो कि डिसेबल है, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिनमें, उनको समझो, उन बच्चों को, और उनके मतलब यानी कि एक अलग से सपोर्ट देकर उनकी शुरुआत करो। तो जो टेक्नोलॉजी या फिर और भी चीजें या खेलकूद के द्वारा, तो वो सारी चीजें क्या है, ये इस चीज में मदद करेगी इस टाइप के बच्चों को इंप्रूव अप करने के लिए। तो यहाँ पर यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है ये आर्टिकल आप लोगों का, एडिटोरियल? बताइए आप लोग, क्लियर है तनिष्का जी जो मैंने बातें बताई यहाँ पर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अशफाक जी आपको? अशफाक जी कोई डाउट है आपको? अशफाक जी आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। जी सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। और शिवम जी आपका? यस सर, क्लियर है। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, वर्षा जी आपका क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अगले हम एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब अगला एडिटोरियल आ गया। इस एडिटोरियल में यही सारी बातें बताई गई थी, और मैंने कोशिश किया है कि आपको जितना उसमें चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो आपको वहां से पुटअप करके, चूजअप करके, अलग से करके आपको बता सकूं। ठीक है, देखो होता क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम द हिंदू का न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं ना, और हमें पता ही नहीं लग पाता कि करे तो कौन सी चीजें करे, और उस द हिंदू को करने में ही ना हमारा कई बार 3-4 घंटे चला जाता है। और जब 3-4 घंटे आप द हिंदू में लगाओगे तो आप बाकी टॉपिक और बाकी सिलेबस को कब कवर अप करोगे? तो होता क्या, आप लोग YouTube की हेल्प लेते हो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो। ठीक है, और YouTube पर जो वीडियोस मिलती है वो हम जैसों की ही मिलती है, जो एजुकेटर होते हैं वो डालते हैं, मेंटर होते हैं वो डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी टाइप से मैं भी आपको उन चीजों को, मतलब यानी कि छांट कर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो प्रोवाइड कर सकूं, और बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको वो चीजें बता सकूं। तो अगला है हमारा एडिटोरियल, विक्टिम्स अकाउंट में बी मोर कंक्लूसिव देन मेडिकल फाइंडिंग। देखिए ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल जो है आजकल बहुत, मतलब यानी कि बहुत बुरा टाइम आ गया है, और इंसिडेंट जो चल रहा है वो रेप रिगार्डिंग चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कोई रेप होता रहता है, और इसके रिगार्डिंग मतलब यानी कि डेली केस चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एडिटोरियल का मीन्स क्या है? इस एडिटोरियल का मीन्स ये है कि विक्टिम को जो है ज्यादा टाइम या मेडिकल जांच के लिए या कुछ के लिए ये सारी चीजों को हटा देना चाहिए। आपको पता है इनमें टाइम लगता है। जो मतलब इन्हें कि जो भी अपराधी होता है वो आराम से जीवन जीता है, या जेल में जिए या कहीं भी जिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आपके सामने की बात बताए तो काफी केसेस ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई है
कि मतलब वो क्या करते हैं कि वो उस चीज को भूल जाते हैं कि वो एक अपराध है, कि जो रेप है वो एक ऑफेंस है, उसमें मतलब नहीं कि मेडिकल डायग्नोसिस करना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं एक लीगल कंक्लूजन के लिए वो सारी चीजें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठाते हैं, ठीक है, विक्टिम की जांच पहचान जो है, मतलब सारी चीजें यहाँ पर एक स्टेप टू स्टेप करते हैं, जिसमें होता क्या है टाइम इतना डिले हो जाता है, और डिले के कारण फिर क्या होता है, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था, सभी को पता है निर्भया केस में क्या हुआ था, 2012 का केस था और अब जाके उसे 2020 में फांसी की सजा हुई, 8 साल बाद, इतना लंबा। अब आप सोचो मतलब यानी कि किस लिए हुआ, क्यों, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन है हमारे, जो लॉ है रेप के, जो लॉ है रेप अगेंस्ट के जो लॉ है वो 1816 1983 के, वो आज तक बदले ही नहीं, कोई बदलाव ही नहीं है, लोगों को कोई डर ही नहीं है उससे, ठीक है, तो लोग अपराध कर रहे हैं, सोचते हैं या तो बच जाएंगे या फिर आज थोड़ी कल को क्या पता, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसी है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि इस लॉ को चेंज करने की जरूरत है, हम पुराने लॉ के हिसाब से नहीं चल सकते, ठीक है, जो अगर मान लो इसका कोई एक्यूज्ड है, जो ठीक है कोई भी अपराधी है, तो उसे जल्द ही जल्द वहां पे उसे फैसला सुना के उसे पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, तो यही सारी चीजें इस आर्टिकल में कही गई है, और कुछ भी नहीं है, लॉ को चेंज करने की बात की जा रही है, और एक एग्जांपल दिया गया है निर्भया केस का, और बताया गया है कि जो 1816 से जो 1983 का जो रेप लॉ है वो आज तक हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो उसी सारी चीजें के बारे में यहाँ पर बताया गया आपको। अगला आर्टिकल है हमारा टू टुगेदर। टू टुगेदर का मीन्स क्या है, दो इकट्ठे साथ में, तो दो इकट्ठे का मतलब है 2+2 मीटिंग, ठीक है, अब 2+2 मीटिंग क्या है, ये बहुत चल रहा है, 2+2 मीटिंग जो है काफी दिनों से न्यूज में आ रहा है, और शायद सुना भी होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं जो यहाँ पर एडिटोरियल में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2+2 मीटिंग है या जो डायलॉग चल रही है क्यों है, ठीक है, मेन जो टाइटल आज का है, वाइल स्ट्रेंथिंग द यूएस टाइज, जब यूएस के साथ हमारा मतलब यानी कि हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं या फिर हमारा संबंध मजबूत हो रहा है, तो इंडिया को चाइना के साथ डिस्प्यूट जो चल रहा है उसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर ये उसे हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, ठीक है, चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसमें भारत को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, ये चीजें बताई गई है। तो ये 2+2 आया यहाँ पर, ये 2+2 क्या है, ये एक ऐसा डायलॉग है जो स्टैब्लिश करता है कैसे एक डिप्लोमेटिक, फ्रूटफुल, और एक मतलब नहीं कि दो देशों के बीच में एक कंजर्वेशन होती है, वो कन्वर्सेशन जो होती है, वो जो बातचीत होती है वो डिप्लोमेटिक होती है और उनकी फ्रूटफुल होती है, फलदायी होती है, और किससे रिलेटेड बातचीत होती है, रिगार्डिंग टू द डिफेंस एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स, इन चीजों से संबंधित वो बातें करते हैं, ठीक है, तो इसी से संबंधित कई मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में बताया जा रहा है वो मीटिंग इंडिया प्लस यूएस के बीच में, ठीक है, 2+2 डायलॉग मीटिंग, जो कि स्टार्टिंग हुई थी इस साल हमारी September 6 को, ठीक, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इट हैज बीन शेड्यूल्ड लाटर पोस्टपोन ट्वाइस द यूएस, ये पोस्टपोन भी होता है, रीशेड्यूल भी किया गया, और अब तक कई बार 2+2 मीटिंग 3-4 बार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल मैं यहाँ पे लेके आऊँ ये आपको पहले बताया जा चुका है, तो इसमें कुछ आएगा जैसे फ्यूचर की बात होगी, देखिए आगे बता देता हूँ कैसे है, देखिए जैसे यहाँ लिखा है आपके सामने ही, एक मिनट गाइज, हाँ देखिए क्या लिखा है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो एंड डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस्पर विल अराइव हियर ऑन मंडे, तो ये आज की बात नहीं है, तीसरे फॉर द थर्ड एडिशन ऑफ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है, तीसरे मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये जो हो चुका है हमारा 2+2 की मीटिंग हो चुकी है चाइना, ठीक है, चाइना कह रहा हूँ यूएस के साथ ये मीटिंग हो चुकी है, ठीक, उसमें ये सारी चीजें आते हो चुकी, और उसमें बात क्या की गई है और कौन कौन था, जैसे मैंने बताया, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, ठीक है, और एक रक्षा सचिव जो थे उनके मार्क टी एस्पर, वो इंडिया आए थे तीसरे एडिशन के 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के लिए, ठीक है, और जिसमें जो कि कब था, एक जो अमेरिका में चुनाव होने वाले थे उससे ठीक एक सप्ताह पहले, ये जो 2+2 डायलॉग मीटिंग हुआ ये मंगलवार को हुआ, ठीक है, और उसके बाद इसमें मिनिस्टर जयशंकर जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, और इस 2+2 में क्या होता है, हमारे देश के 2 मंत्री और उधर उनके देश के 2 मंत्री मिलकर बैठकर डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, बातें करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर 2+2 मीटिंग कहलाती है, ठीक है, और इस मीटिंग में मैंने बता दिया हमारे देश के जो 2 कैंडिडेट थे, एक तो जयशंकर जी और एक राजनाथ सिंह जी थी, ठीक, और इसका मेन क्या था, जो पहले अगर बात की जाए, जो पहले 2+2 मीटिंग जो आया था वो September 18 में आया था,
ठीक है। और इस मैकेनिज्म को अप्रूव जो किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। और किसके साथ मिलके? डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ मिलके किया था ये, ठीक है। और इसका मेन क्या है, देखिए जो ये आपकी मीटिंग है, इसका मेन मकसद क्या है, क्या कह सकते हो आप, कि जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यू इंक्लूडिंग चाइना एफर्ट, ठीक है, जो चाइना के जो प्रयास है, जो चाइना मतलब बार बार कोशिश कर रहा है हमें गिराने की या हमारे संबंध दूसरों के साथ बिगाड़ने की, और किसके रिगार्ड? इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, ठीक है। तो जो ये आक्रामक व्यवहार कर रहा है, एग्रेसिव जो उसका बिहेवियर है ना, वो क्या है? वो साथ साथ दिखा रहा है कि वो द्विपक्षीय खेल खेल रहा है, दो पक्षीय, ठीक। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बातें की गई है, और 2+2 मीटिंग जो है, डायलॉग जो है, वो यहाँ पर यही चीजें बता रहा है कि भाई दो देशों के दो मंत्रियों ने आपस में मीटिंग की और किस संबंध में बात की, और वो मीटिंग हो रही है, उन्हीं के बारे में ये आर्टिकल आया है। तो मेरा मेन काम था आपको यहाँ पर समझाना कि 2+2 मीटिंग क्या है, किस किस देश के बीच में हुआ, और ये जो मीटिंग है कब से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मैं शायद आपको क्लियर कर चुका हूं। आगे देखिए, एक एडिटोरियल है आपका, लास्ट जो है, लास्ट एडिटोरियल इस द हिंदू के न्यूज़पेपर का है, और इसमें क्या बताया गया है? काउंटर फेकिंग डीप फेक। एक आप लोगों ने डीप फेक का मतलब होता है बिल्कुल झूठी बात। झूठी बात मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना इन चीजों का, इस डीप फेक का है, जो कि उसके लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। अब इसमें क्या है, ये डीप फेक आपको बता देता हूं। मान लीजिए होता है कि आजकल इसका जो लोग हैं यूज काफी गलत वे में कर रहे हैं। होता क्या है, आप किसी के साथ बैठे हैं, ठीक है, आपका बेसिक से भाई ही हो, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी मिरर इमेज बना के क्या कर रहे हैं, आपके भाई की फोटो की जगह किसी और का लगा दे रहे हैं, या किसी के भी साथ मतलब यानी कि, और फिर उसे गलत वे में गलत लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि ये चीजें हैं। तो वो क्या है, वो किसके द्वारा हो रहा है? वो डीप फेक के द्वारा किया जा रहा है। वो सारी चीजें जो हो रही है वो डीप फेक के द्वारा की जा रही है। और डीप फेक कैसे होता है? एक एल्गोरिथम का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक है। वो एल्गोरिथम, तो पहले तो हम जानते हैं अब डीप फेक क्या है। मैंने बता दिया कि डीप फेक जो है कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवि होती है या वीडियोस होती है। याद रखिए, इट इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस, ठीक है। और क्या करते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो भी साइबर अपराधी होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं, और सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं मल्टीमीडिया का, ठीक, मतलब यानी कि सॉरी, एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के यूज करके वो क्या करते हैं, वीडियो को, फोटो को और ऑडियो को बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे के साथ में, ठीक है, जिसे डीप फेक कहा जाता है। तो इसका मतलब नहीं कि बहुत मिसयूज किया जा रहा है और बहुत ज्यादा ये गलत चीजें हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो एआई एल्गोरिथम किसी आदमी का यूज किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, हेड मूवमेंट को और उसके एक्सप्रेशन को एक आदमी को एक जगह से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और उसमें मीडिया फाइल के द्वारा वो सारी ऑब्जर्वेशन जो है नजदीक से दिखाई जाती है कि भाई ये बंदा ये है। और इस टाइप से देखा जाए तो जो पहला डीप फेक का केस आया था वो 2017 के अंदर आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर यही बताई गई इस आर्टिकल में कि डीप फेक क्या है, वो काम कैसे करता है और क्या होता है ये चीज, ठीक है, किस वे में काम करता है, ये चीज है। अब बात आती है, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डीप फेक। हम डीप फेक से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? हम डीप फेक से अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो इसके बारे में जवाब देंगी तनिष्का जी, पहले जवाब देंगी। बताइए तनिष्का जी, डीप फेक से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कुछ भी जो आपके मन में हो, कुछ भी। तनिष्का जी, माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक आपका ऑफ पड़ा है। हाँ जी बोलिए। डीप फेक से हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? मतलब इससे जो इंसिडेंट हो रहा है कहीं हमारे साथ ना हो, तो हम अपने आप को कैसे सेव करेंगे? अच्छा, डीप फेक क्या है ये तो आपको समझ में आ गया ना? यस सर। तो कुछ आपको मतलब नहीं कि एक दो पॉइंट्स ध्यान में है, या कह सकती हैं, सोच सकती हैं कि क्या हो सकता है हमारी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग? कुछ भी बोलिए, देखिए गलत सही बोलेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि वो चीज सही है या फिर गलत है। ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज की तभी निकलेगी जब कोई भी चीज आप एक्टिविटी या जो भी चीज करेंगे या बोलेंगे तभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अशफाक जी आप बताइए, डीप फेक से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अशफाक जी, अच्छा कोई भी कैंडिडेट जो बताना चाहे अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सोशल साइट्स का यूज करते हैं, जो फेसबुक पर आप वीडियोस डालते हैं, इंस्टा पर, और इन सब चीजों से मतलब ये जो वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं अपन, उससे बचकर भी डीप फेक से बच सकते हैं। ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए होता क्या है, ये हमारी फोटो कहाँ से चुराते हैं? सोशल साइट्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं हेलो आज। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। हो चुका है आपके साथ? फेसबुक पर मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार। अच्छा, हाँ, जो आप बता रहे। वेरी गुड। देखो अब आपके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, तब तो आपको हाँ अच्छे से पता होगा ये चीज क्या है। हाँ सर, पता है। हाँ, तो देखिए मैं बता देता हूँ बाकी चीजें। इसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत लोगों की आदत होती है, अगर सुबह मॉर्निंग में उठे तो बेचारे आंखों पे तो उनके हाथ है, ठीक है, आंख मसल रहे हैं, और उसकी भी फोटो खींच के फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे कि लो भाई हम जग चुके हैं, हम उठ गए हैं, देख लो सारी दुनिया देख लो। ठीक है, अगर एक ब्रेड का टोस्ट मतलब अपने मुंह में डाला तो उसकी भी फोटो सेल्फी खींच के डाल देंगे, लो भाई हम ब्रेड खा रहे हैं, आ जाओ सभी खाने। ठीक है, नाश्ते पे बैठे हैं, सभी का मोस्ट वेलकम। तो होता है क्या है, इस टाइप की एक एक चीज हम अपने फेसबुक पे या सोशल साइट्स पे, इंस्टाग्राम पे हो गई, ठीक है, या और भी चीजें होती है वहां पर हम अपलोड करते हैं। ठीक, तो जो आपके ये जो साइबर क्राइम वाले होते हैं, ठीक है, जो आपके साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फोटो चुराते हैं या आवाज चुराते हैं, आवाज में हमारे पतलापन है, मोटापन है, या किस वे में हम बोल रहे हैं, बात करने का तरीका क्या है, वो सब इन्हीं के द्वारा चुराते हैं, यहीं से वो चीजें लेके जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो हमें अपनी प्राइवेसी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी चीजें जहां पे भी हम अपलोडिंग पोस्टिंग कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कोई उसे थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी उसे देख ना पाए विदाउट आवर परमिशन। सबसे मेन है। एक नंबर 2, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई ये चीजें जो कर रहे हो, हर समय हर सेकंड की जो पोस्टिंग डाल रहे हो, वो मत करो, वो आपके खिलाफ ही कभी आपको भारी पड़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि आप कभी भी अगर कोई आपसे किसी भी चीज के बारे में कभी कोई जानकारी मांगता है और आप उससे अनजान है, तो किसी को भी आप प्रॉपर वे में मतलब यानी कि जानकारी मत दीजिए, उस फोन को डिस्कनेक्ट कीजिए या मैसेज को इग्नोर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में कौन बंदा है, कैसा है, किस टाइप का है, और किस चीज के लिए आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, यू डोंट नो। ठीक है, नहीं जानते हैं आप, तो उसे आपको नॉलेज देने की जरूरत नहीं होती है। कई बार होता है क्या है, अनजान बंदों का मैसेज आ जाता है, ठीक है, लड़का हो या लड़की, मैसेज करते हैं तो पूछते हैं हाँ जी कौन, कहाँ से हैं, बात बेसिक से नहीं जानते, लिख देंगे हाँ गलती से गया आप ये है, बता देंगे नहीं गलती से गया है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, वाई, क्यों दे रहे हो आप जानकारी, बात खत्म। तो ये सारी चीजें मतलब हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, प्राइवेसी बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ जागरूक करना पड़ेगा, खुद भी समझना होगा, तब ये चीजें बंद हो सकती है, और गवर्नमेंट को इसे बंद करने के लिए स्टेप भी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें तभी रुक सकती है। तो यहां पर जो हमारा डीप फेक का कंसेप्ट है ये क्लियर होता है, और एडिटोरियल में इतना ही बताया गया है कि हम, एक तो पूछा गया कि कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ये चीजें क्या होती है, किस वे में काम करती है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बचते हैं, ठीक है, जो कि ये लास्ट के आपके 2 स्लाइड है। ये क्या है, जैसे कहीं से टाइम्स ऑफ इंडिया से या पीआईबी से या जो अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है ना, वहां से ये आप लोगों के लिए लिए गए हैं। तो ये पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो एग्रीमेंट जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसे बैका के नाम से जानते हैं। और ये बैका क्या है, ये बैका जो है, ठीक है, इंडिया और यूएस के जो मतलब यानी कि रिलेशन है रिगार्डिंग किस, ठीक है, काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग उसको काउंटर करने में ये इंडिया को और यूएस को हेल्प करेगा। ठीक है, किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये जो बेक है, ये बेका जो है वही एग्रीमेंट है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखिए सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज के हैं, जो CSIR है या CDR है, जो साइंटिस्ट है डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, ठीक है, डॉक्टर सतीश मिश्रा, डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 इन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और किस चीज के लिए दिया गया है, मलेरिया के जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है मलेरिया पैरासाइट का, उसके स्टडी के लिए, उसकी स्टडी के रिगार्डिंग इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक,
अगला जो पॉइंट है कि नीति आयोग जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर या रॉकफेलर फाउंडेशन जो है, ठीक है, इसने क्या किया है, जो बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रिपोर्ट पेश की है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारा, ये देख लीजिए आगे। द सेंटर हैज इश्यूड ए नोटिफिकेशन, सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है लेइंग डाउन द सेफ्टी रिक्वायरमेंट, एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। किसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट? जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल होते हैं, जैसे कि रोड रोलर चलते हैं या भी जो भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल होते हैं जो घरों का बनाते हैं या फिर आपके इसमें लेंटर वेंटर डालने में काम आते हैं, तो इस टाइप के जो व्हीकल होते हैं ना उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग बात बताइए कि भाई डिस्प्ले क्या रखना चाहिए, हैंड रेल कैसे यूज करना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी है या नहीं लगानी, इस टाइप से कुछ चीजें नोटिस इन्होंने एक इश्यू किया, एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है। अगली लास्ट स्लाइड है जो आज की हमारी, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट फंडिंग है फॉर एनटीपीसी एलटीडी, ठीक है, अंडर जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसमें यह बताया गया है कि जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जो ग्रीन पहल के तहत जो एनटीपीसी की जो फंडिंग थी, उसमें क्या है, भारत ने सबसे बड़े बिजली उत्पादक के रूप में 50 बिलियन का मतलब यानी कि मुद्रा समझौते में प्रवेश किया, मतलब मुद्रा उन्होंने भी मतलब देने की बात की है या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कह सकते हो आप। और एक आपका जो इंपॉर्टेंट है ये भी ऐसा ही है, ठीक है, देख लेना आप लोग। एक लास्ट का है जो इंपॉर्टेंट सबसे, ये है कि भारतीय जो संस्कृति के संदर्भ में आईसीसीआर जो द्वारा, आईसीसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, याद रखना, इसके द्वारा जो आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, उसमें लगभग $1000 का यूएसडी एक अंजार मुस्तीन अली ने जीता है। अंजार मुस्तीन अली, ठीक है, 6 साल का बच्चा है ये, बांग्लादेशी है, ठीक है, मुस्तीन अली उसका नाम है, उसने ये जीता है पुरस्कार। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल एडिटोरियल हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। और गाइस देखो होता है क्या, ये आर्टिकल फिनिश हो गया और हर वीक में, एक सप्ताह में आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा ना, तो एक ऐसी ऑप्शनल क्वेश्चन बना के आपके सामने एक टेस्ट सीरीज पेश की जाती है, ताकि आप जो समझ चुके हो, जो पढ़ चुके हो, उसमें से आपने कितना समझा है, उस टेस्ट के द्वारा अपने आप का आकलन कर सको कि क्या वो चीजें आपको समझ में आई है, क्या वो चीजें मतलब नहीं कि आपके लिए बेनिफिशियल हुई या नहीं, या आपकी कमी रह गई तो कहाँ रह गई, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो इस हिसाब से आज का जो सेशन हुआ हमारा खत्म होता है। और मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन अगर रहती है तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं, और नहीं है तो क्लास यहाँ पे सेशन ओवर होता है।